स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चंदू सर की क्लास के अद्भुत मंच पर। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे हैं एक नए अध्याय की, और नए अध्याय की शुरुआत होती है फ्रांस की क्रांति से। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण, डेट इज कॉल्ड फ्रांस की क्रांति। इंग्लिश में कहें तो इसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 1789 में यह क्रांति हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1789 में। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? स्वागत है धनलक्ष्मी रोहिताश्व, बहुत अभिनंदन आपका। चलिए, अब देखिए, जब फ्रांस की क्रांति की बात कही जाती है तो एक सामान्य परिचर्चा आती है कि सर हम इसमें क्या पढ़ेंगे। अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूं ना, तो विश्व इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय अगर कोई है तो वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है। क्या बात क्लियर हो गई? स्वागत है रुचि, राधे राधे। अगर मैं कहूं कि विश्व इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय अगर कोई है तो वह फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले परिचय, इतिहास। इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए कि साहब, जब फ्रांस पढ़ते हैं तो इस फ्रांस में एक राजवंश का शासन था जिसे हम कहते हैं बुर्बो वंश। फ्रांस में एक राजवंश का शासन हुआ करता था जिसे हम बुर्बो वंश कहते हैं। फिर कारण पढ़िए। कारण इसी में कहते हैं कि साहब फ्रांस में क्रांति क्यों हुई। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? भाई ऐसे क्या कारण थे कि कहीं ना कहीं फ्रांस में क्रांति हुई? हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो कारण रहे होंगे। क्या वह सोशल थे, पॉलिटिकल थे, इंटेलेक्चुअल थे, या इकोनॉमिक थे? ठीक है, क्या वह कारण सामाजिक थे? क्या वह कारण राजनीतिक थे? क्या वह कारण बौद्धिक थे? क्या वह कारण आर्थिक थे? भाई ऐसे क्या कारण थे, हाँ, कि हमें फ्रांस में जो है वह क्रांति देखने को मिली? क्लियर हो गई? चले सर, इसके बाद देखते हैं फ्रांस में क्रांति का आरंभ। का आरंभ, क्रांति का आरंभ। ठीक है, चले अब थोड़ा सा घटनाक्रम देखिए। पिछली बार इसी घटनाक्रम से आपके डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। जो फ्रांस की क्रांति में घटनाक्रम बना हुआ है वह घटनाक्रम मूल रूप से चार घटनाओं के इर्द गिर्द है। पहला राष्ट्रीय सभा है, 1789 से 91, 2 वर्ष का काल है। फिर राष्ट्रीय सभा विधानसभा में बदल गई 1791 से 92। फिर यह वापस राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया 92 से 95। और फिर मेरे दोस्त डायरेक्टरी आ जाती है 95 से 99। तो घटनाक्रम में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यह होती है राष्ट्रीय सभा 1789 से 91। ये सन लिखवा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई भी चीज समझ में नहीं है एक बार नहीं 2 बार पूछिएगा। चलिए, ये बन जाती है फिर विधानसभा। ये 2 साल थी राष्ट्रीय सभा। विधानसभा 1 साल रहती है 1791 से 92 ईस्वी। तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो फिर ये सम्मेलन हो जाता है
राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कन्वेंशन 1792 से 1795 ईस्वी। और फिर इसके बाद होता है मेरे दोस्त डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में ही नेपोलियन बोनापार्ट था जिसने डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका और फिर बाद में स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया 1795 से 1799। अभी मैंने एक नाम का जिक्र किया, नेपोलियन बोनापार्ट। इसको अलग से ही पढ़ेंगे, बड़े गजब तरीके से पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं सर नेपोलियन बोनापार्ट पाठ्यक्रम में नहीं है। भैया नेपोलियन बोनापार्ट के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपके सिलेबस में फ्रांस की क्रांति है ना, तो इट मींस आपको नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं परिणामों को लेकर के, रिजल्ट क्या रहा। फिर थोड़ी सी बात करेंगे हम अन्य तथ्य, सम अदर फैक्ट। लिख लो, सम अदर फैक्ट। कुछ अन्य तथ्य। याद करिए, जब हमने अमेरिका की क्रांति पढ़ी थी तो उस अमेरिका की क्रांति के अध्ययन के दौरान मैंने आपको अमेरिका के दो नक्शे बताए थे। पहला कंप्लीट बताया था कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, कौन से राज्य आते हैं, और एक बताया था अमेरिका के 50 राज्य। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपने साथ जो है वह विश्व का मानचित्र रखें, जरूर रखें। इससे क्या होगा, आप लोगों की चीजें बहुत आसान हो जाएगी इससे, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास विश्व के दो नक्शे थे। कभी कभी तो लगता है कि किताबें जो है वो कम है। ये देखिए, संजीव पासबुक भी रखते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना ये उस जमाने की संजीव पासबुकें हैं जब इतिहास पढ़ा करते थे, बड़ा आनंद आता है चलिए साहब, ये उस जमाने की है संजीव पासबुक जब पढ़ा करते थे। चल, जिंदगी में हर पल का आनंद लेना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, चीजें यूं ही निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। चलिए, एक बार आप फ्रांस के नक्शे को देखिए। बेसिकली फ्रांस का नक्शा कोई छोटा मोटा नक्शा नहीं है। ये जो नक्शा लिया गया है यह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का है, इनके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये जो पूरा आप मानचित्र देख पा रहे हैं, ये ऊपर का हमारे भारत के जैसा लगता है। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्रफल नहीं है इसका। ये है सर फ्रांस, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया है, इटली है, क्रोशिया है, सार्डिनिया इटली का क्षेत्र है, मेडिटेरियन भूमध्य सागर है, इधर एंडोरा है, यह स्पेन वाला भूभाग आ जाता है। तो यह वह यूरोपियन डेवलप्ड कंट्री है जो उनके इर्द गिर्द जो है वह फ्रांस फैला हुआ है। बस एक बात याद रखना, फ्रांस के बगल में ही ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया में मेटरनिक को पढ़ेंगे, मेटरनिक दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, हेडिंग डालिए परिचय और इतिहास। परिचय व इतिहास। देखिए साहब, बहुत शानदार तरीके से कुछ बातों को समझिएगा। कहा जाता है कि जब फ्रांस में राज्य क्रांति हुई 1789 1789 में, तब यूरोप का इतिहास एक देश, एक घटना और एक व्यक्ति का इतिहास बन जाता है। यहाँ पर एक देश है फ्रांस, एक घटना है फ्रांस की क्रांति, और एक व्यक्ति है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है।
तो एक सिंपल सी लाइन जहां से इतिहास विषय की शुरुआत होती है, 1789 ईस्वी में यूरोप का इतिहास एक घटना, बहुत अच्छे से समझना, कौमा एक राष्ट्र वह एक व्यक्ति का इतिहास बन जाता है। अगर आप थोड़ा सा सही तरह से समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक बात समझ में आएगी कि इस पूरी लाइन में जो है वो पूरा फ्रांस की क्रांति छुपी हुई है, पूरा मध्यकालीन यूरोप का इतिहास छुपा हुआ है। यहाँ पर एक राष्ट्र का मतलब क्या है, एक घटना है, एक घटना है जिसे हम कहते हैं फ्रांस की क्रांति। एक घटना क्या है सर? फ्रांस की क्रांति। एक राष्ट्र क्या है? एक राष्ट्र है फ्रांस। एक राष्ट्र क्या है? याद रखिएगा जी, फ्रांस है। और मेरे प्यारे साथियों, एक व्यक्ति कौन है? याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट है। अब समझ में आ गई आप लोगों के? बताओ मुझे कि एक घटना यानी कि फ्रांस की क्रांति, एक राष्ट्र यानी कि फ्रांस, और एक व्यक्ति यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, एक घटना, एक राष्ट्र, एक व्यक्ति का इतिहास बन जाता है। अब जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस क्रांति के समय मूल रूप से फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश का संस्थापक हेनरी चतुर्थ था। लिखिए, फ्रांस में क्रांति के समय बुर्बो वंश का शासन था। इसका संस्थापक हेनरी चतुर्थ। क्या कोई अन्य शासक थे इसके जो हमारे लिए उपयोगी बनते हैं? स्वाभाविक बात है, चर्चा करेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण शासक आता है जिसके समय कुछ घटनाएं घटित हुई थी, नाम आता है लुई तेरहवां। 1610 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था यह। बुर्बो वंश का संस्थापक हेनरी चतुर्थ था। और इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण राजाओं में जिसका जिक्र किया जाता है वह किया जाता है लुई तेरहवां। लुई तेरहवां। लुई तेरहवां मूल रूप से 1610 में गद्दी पर बैठा था और यह 1643 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। 1610, ठीक है। कब तक रहा? 1643 ईस्वी। चलिए साहब, कुछ बातें उसके पहले एक बार इसका कबूतर का फोटो जरूर देखें। देखें भाई साहब, ओ माय गॉड, इसका चित्र देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा मेरा नाम है जोकर है? ये कौन है? लुई तेरहवां है। देखिए साहब,
किस तरह की दाढ़ी यह रखता है? नाम है लुई 13वां। इसका प्रधानमंत्री रिशलू था। ये रिशलू का सवाल आपकी परीक्षा में आया हुआ है। और इसी लुई 13वें ने 1614 ईस्वी में स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया था। स्टेट जनरल मूल रूप से एक ऐसी संस्था है फ्रांस की जिसमें अगर कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल रही है या कोई परिस्थिति विपरीत आ चुकी है तो उस परिस्थिति में स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया भाई ने, लेकिन कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं हो पाया। तो इसका प्रधानमंत्री रिस्लू था। ठीक है, तारीख याद रखना। इसने 1614 ईस्वी में 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 स्टेट जनरल का अधिवेशन, ये मैं पढ़ाऊंगा स्टेट जनरल क्या होता है, बुलाया था, किंतु कोई फायदा नहीं। 1614 में स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया। बस आप तो इतना सा याद रख लोगे ना कि स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था, 1614 में बुलाया था, लुई 13वें ने बुलाया था, प्रधानमंत्री रिशलू था, जिसमें भी काम चल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये मर गया। 13वें के बाद 14वां गद्दी पर बैठा। मैंने क्या कहा, इनके नामों की बहुत दिक्कत थी सर, बहुत ज्यादा समस्या थी नामों की। ठीक है ना, लुई 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, मतलब इनको कोई नाम ही नहीं मिलते। हमसे पूछ लेते राधेश्याम, घनश्याम, बाबूलाल, महेंद्र कुमार, इस तरह के नाम बता देते। हमारे नामों की कमी है क्या? लुई 14वां गद्दी पर बैठा 1643 से 1715 ईस्वी तक। चलिए अगला, कब्बू गद्दी पर बैठा, डेट इज कोल्ड लुई 14वां। 1643 में गद्दी पर बैठा 13वें की मृत्यु के बाद, और एक लंबे समय तक शासन करता है 1715 ईस्वी तक। एक बार इसका भी चित्र देख लो आप। चित्र में आपको सबके दिखाऊंगा जी। ये देखो साहब, इसका अगर आप फोटो ध्यान से देखोगे ना, मेरे मतलब गलत मत समझना आप एक बार इसका चित्र देखो और इसके नीचे के पैर वगैरह देखो, आप इसके कपड़े देखो, इसके जूते देखो। इस लुई 14वें को देख करके ऐसा फील नहीं आ रहा है क्या कि यह पुरुष कम और महिला ज्यादा है? क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? बताओ भाई साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि यह पुरुष कम और महिला ज्यादा है ना? चलिए, ये कौन है? ये है लुई 14वां। लुई 14वां 1643 से लेकर के 1715 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इसने जो कुलीन वर्ग थे, यानी कि जो मंत्रिमंडल था, उनकी शक्तियों को सीमित कर, क्योंकि फ्रांस में एक तरह से ऐसा लग रहा था कि मंत्रियों का शासनकाल आ गया है। इसने उनको सीमित कर दिया। इसके लिए इसके शासनकाल को फ्रांस का स्वर्ण काल कहा जाता है। लिखिए, इसने कुलीनों की शक्तियों को सीमित कर दिया।
कुलीनों की शक्तियों को सीमित कर दिया। ठीक है, इसके शासनकाल को फ्रांस का स्वर्ण काल कहा जाता है। टाइम पीरियड वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ फ्रांस। इसने अब क्या समस्या हुई, इसके सामने दो तीन चीजें आई थोड़ी सी। पहले तो इसकी दो उपाधियों को समझे, से एक तो ग्राउंड मोनार्क कहा जाता है। ग्राउंड मोनार्क का मतलब होता है कि धरती पर एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस तरह की उपाधियां हमारे भारतीय राजाओं ने भी धारण की थी, है ना। विशेष तौर पे बलबन ने तो खुद के बारे में ऐसा कहा था, जिल इलाही, कि भैया मैं ही देवता हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही खुदा हूँ। ठीक है, इसने ग्राउंड मोनार्क की उपाधि धारण की। और दूसरी यह उपाधि धारण करता है सूर्य राजा की। कौन सी उपाधि धारण करता है? सूर्य राजा की। तो इसकी दो उपाधियां पढ़िएगा पहले तो। उपाधि नंबर वन, ग्राउंड मोनार्क, और नंबर दो, सूर्य राजा, सन किंग। अब क्या हुआ, इसने अपने जीवन काल में सर्वाधिक युद्ध लड़े, इतने ज्यादा युद्ध लड़े कि फ्रांस के राजकोष के ऊपर आर्थिक भार पड़ा। अब आपको ये पता होगा कि अगर हम किसी से लड़ाई झगड़े करेंगे ना, ठीक है, तो मेरे दोस्त समस्याएं बहुत ज्यादा आएगी। और फिर इसने क्या किया, पेरिस से लगभग 12 मील की दूरी पर वर्षाई के शानदार महलों का निर्माण करवाया। अगर आपने जैन माथुर की किताब देखी हुई हो ना, ये है जैन माथुर की किताब। जैन माथुर की किताब का जो कवर पेज आता है ना, ये वाला, ये वर्षाई के महलों का ही कवर पेज है। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये वर्षाई के महल का ही कवर पेज है। क्या ये बात क्लियर? ठीक है, तो मूल रूप से जो दो बातें निकल करके सामने आती है कि इसने एक तो फ्रांस के राजकोष के ऊपर भार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो लिखिए, इसने सर्वाधिक युद्ध लड़े। इससे फ्रांस के राजकोष पर भार बढ़ा। ठीक है, दूसरा, इसने पेरिस से 12 मील दूर वर्षाई में शानदार महलों का निर्माण करवाया। वर्षाई में शानदार निर्माण करवाया। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, आप थोड़ा सा इस बात को समझिए। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको एक भूमिका का निर्माण हो सके कि फ्रांस में एक तरफ तो लोगों के पास जो है वह खाने के लिए दाना नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? फ्रांस में लोगों के पास एक तरफ तो खाने के लिए भोजन नहीं है, और फ्रांस के राजा अपने निवास स्थान के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। अभी मैं आपको वर्साई के शानदार महलों के चित्र दिखाऊं। कहा जाता है कि लुई 14वें के बाद जब लुई 15वां गद्दी पर बैठा, 1715 से 1716 ईस्वी तक, तब इन महलों में इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाने लगा कि इन्हें फ्रांस की समाधि कहा जाने लगा, है ना। फ्रांस का जो राज दरबार था, जो वर्साई के महलों में लगता था, उसे फ्रांस की समाधि कहा जाने लगा। राजा
लुई 15वें के समय 15वें के समय यहाँ लगने वाले यहाँ के राजदरबार पर इतना अधिक धन व्यय किया जाने लगा कि इसे फ्रांस के राजदरबार को फ्रांस के राजदरबार को फ्रांस की समाधि कहा जाने लगा। आप सोचिए एक बार, लिख लिया। अब मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूं, किसके, वर्षाई के महलों के। आप खुद कमेंट करेंगे कि सर वास्तव में एक चीज बनाई है। सबसे पहले ये पहला फोटो देखिए, ये वर्षाई के शानदार महल। देखिए सर, मैं मानता हूं कि दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत महल ना तो कभी बने हैं और ना कभी बनाए जा सकते हैं। क्या बात क्लियर? बिल्कुल सही सुना आप। दुनिया में इससे ज्यादा भव्य महल ना तो पहले कभी बने हैं और ना पहले कभी ना भविष्य में बनाए जा सकते। देखिए सर, अंदर चले, आओ सब थोड़ा सा अंदर यात्रा करते हैं। देखिए फ्रांस के खूबसूरत, जो जनता के खून पसीने की कमाई से बनाए गए थे। कहा जाता है कि जो झूमर लगाए थे ना राजा ने, ये झूमर उस समय एक एक 1.5 करोड़ रुपए के थे। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या? ये जो झूमर आपको नजर आ रहे हैं, ये उस समय की मुद्रा में अगर देखा जाए, एक एक 2-2 करोड़ रुपए के थे सर झूमर। देखिए देखिए सर, वर्षाई के शानदार महल नजर आ रही हैं। यह चित्र वर्षाई के महलों की, चित्र किसके हैं? वर्षाई के शानदार महलों के हैं यह। ठीक है, अब सोचिए, इसलिए इन्हें फ्रांस की समाधि कहा जाने लगा था। इसके बाद गद्दी पर बैठा 1715 से 1774 लुई 15वां। चलो साहब अगला राजा गद्दी पर बैठाते हैं। लुई 15वां बहुत लंबे समय तक गद्दी पर रहा। 1715 में लुई 14वें का देहांत होता है। उसके बाद गद्दी पर बैठा यह और लगभग 1774 ईस्वी तक गद्दी पर रहा था। एक बार इसका चित्र देखिए, ये लुई 15वां है।
इनके वस्त्र आभूषण देखिए साहब, इनके चमक देखिए चेहरे पर। लुई 15वां। लुई 15वें का अगर आप कंप्लीट फोटो देखना चाहते हो तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देखिए लुई 15वां, इनके रहन सहन देखिए। अब सोचिए, और फ्रांस की जनता की अगर आप इतिहास पढ़ते हैं फ्रांस का, तो मैं अगर आपको उसके इतिहास के बारे में पढ़ाऊं तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की जनता के पास तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? फ्रांस की जनता के पास जो तृतीय स्टेट था, जो वहां का सामान्य वर्ग था, उसके पास तन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं थे। और ये फ्रांस के राजा एक तरह से किस तरह जीवन जिया करते थे। चलिए देखिए इसके दो कथन, ये जो मैंने लिखवाया ना कि ये लाइन कि यह फ्रांस की समाधि बन गया था, यह मूल रूप से लुई 15वें के समय की घटना है। ये लाइन याद रखना है, लुई 15वें के समय। लुई 15वें के समय फ्रांस के राज दरबार को क्या कहा जाने लगा था? एक तरह से समाधि कहा जाने लगा था। चलिए इसके दो कथन सुनिएगा। किसके? लुई 15वें के। पहला कथन तो ये कहता है, जो इसने ताज पहना ना फ्रांस का, जब इसको ताज पहनाया गया, भाई अब तुम फ्रांस के बादशाह हो, ये मुझे चुभता है। आप सोचिए, यानी कि इसका जीवन इतने तरीके से बीता था कि इसको कोई चीज पसंद ही नहीं थी, है ना। ये नहीं चाहता था कि मैं ये करूं वो करूं, बस शांति का जीवन, खाओ पियो मौज करो। ये कहा करता था, ये मुकुट मुझे चुभता है।